Good morning all. Welcome to Learners Academy. Okay. So today we are here for a short analysis of the test paper on the topic English as a subject, as a language subject of your CBSE board. ठीक है, परसों आप लोगों का पेपर है, तो आप लोगों की जैसा कि डिमांड थी, मैंने सोचा कि आज एक बार मिलके थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, राइट। इंग्लिश के पेपर में सबसे बड़ी प्रैक्टिस चाहिए फ्रेम करने की, सेंटेंस फ्रेमिंग की, तो थोड़ा बहुत तो आपने दिमाग पे जोर डाला होगा, ठीक है ना। बात वो नहीं करेंगे कि कितने ज्यादा मार्क्स है कितने कम मार्क्स है, वो तो अब आपने साल भर की जो तैयारी की है उस पर डिपेंड करता है। एक दिन में ना तो कोई 30 मार्क का बन सकता है, और एक दिन में अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो ऐसा भी नहीं कि आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे। पूरी साल भर की आपकी प्रिपरेशन पे ये डिपेंड करता है। बट ये थोड़ा सा एक नेट प्रैक्टिस हो गई हमारी एक्चुअल ग्राउंड पे जाने से पहले। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका बोर्ड का पेपर करीब करीब ऐसा बन के आएगा। देखो मैंने कम से कम 20 से 25 पेपर ऑनलाइन देखे थे, अलग अलग वेबसाइट, मुझे सबसे सही पेपर यही दिखाई दिया है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन कहीं से निकाला, लिटरेचर कहीं से निकाला। हाँ, लिटरेचर में मैच इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए हो सकता है कि वो मैं पूरा मैच नहीं कर पाया। बाकी जो ग्रामर और वो थी वो करीब करीब आपके परफेक्ट डिफिकल्टी लेवल, मतलब मॉडरेट लेवल का ये पेपर है, नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी। ओके, जो पैसेज थे आपके दो, एक सोशल मीडिया वाला और एक वेजिटेरियज्म, वो वाले दोनों पैसेज काफी इजी टू अंडरस्टैंड थे, रीड करने में भी इजीली आ गए, और उसके क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आपको आंसर्स मिले होंगे। ठीक है, ठीक है ना, मिले कि नहीं मिले बताओ। तो आप ऐसा एक मॉडरेट पेपर आपके सीबीएसई बोर्ड में परसों के रोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो, सो लेट्स सी ए बी सी। सेक्शन ए रीडिंग रहता है, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर का मिक्स कॉम्बो रहता है, सेक्शन सी लिटरेचर रहता है। अब ये क्या है, 20+30, 50+30, 80। आप कह रहे हो कि सर ऐसे है, ये 30 की जगह 20 है और ये 30 की जगह 40 है, ऐसे कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो, 20+20+40 ऐसे है ना, ऐसे कह रहे हो। तो ठीक है, अभी हमने लिटरेचर पोर्शन पे ज्यादा फोकस नहीं किया इसलिए 30 मार्क्स का रखा है, ज्यादा अपन ने वेटेज उस पर रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो क्वेश्चंस करना आना चाहिए, वेटेज तो जितना भी होगा मिलेगा आपको। ठीक है, तो सेक्शन ए वाज रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर। तो सबसे पहले अपन चलेंगे ग्रामेटिकल सेक्शन पे, वहां पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ सेंटेंस करेक्शंस एंड कुछ फिल इन द सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे। उन तीनों सेक्शंस को हम सबसे पहले देखते हैं। क्या, देखो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कुछ भी बन के आ सकता है। सीबीएसई इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, आप यू नेवर नो कि वो क्या देगा, है ना। तो ठीक है, हमने ग्रामर पढ़ी है तो पैराजम्बल करने में अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लास्ट ईयर बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस करके गए थे इस पे, और बच्चों ने ये कहा था कि सर पैराजम्बल आ सकते हैं, हालांकि उनके आए नहीं। तो इसीलिए वो लास्ट ईयर का भी थोड़ा सेक्शन मेरे पास था, उसमें से मैंने सेंटेंस डाले। अगर आपने ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छे से कवर किया तो पैराजम्बल करना तो बहुत आसान सी चीज है, सबसे आसान सी चीज है, तो वो तो इजी रहेगा आपके लिए उल्टा, है ना। ठीक है, अब आपने विथआउट पैराजम्बल बहुत प्रैक्टिस करी होगी, सोचो अगर पैराजम्बल आ जाए तो उसकी तो प्रैक्टिस आपने कहीं भी नहीं करी, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें डाल देते हैं, थोड़ा देखा हुआ तो रहेगा भी कैसा होता है। तो अभी डिस्कस कर लेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं अपन पजल को। आइए, तो ग्रामर पे आइए सबसे पहले, राइटिंग एंड ग्रामर, और उसमें से भी सबसे पहले ग्रामर। सो आपका ग्रामर वाला जो पोर्शन है सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। बोलो, सेक्शन बी में जो राइटिंग एंड ग्रामर वाला सेक्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज fill in any 4 of the following blanks choosing the most appropriate option from the ones given below. Write the answers in your answer sheets against the correct blanks. ये तो इंस्ट्रक्शंस है, आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, करना क्या है हमको, हमको इन ब्लैंक्स को भरना है। अब इन ब्लैंक्स में किससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो यू कैन हैव द ब्लैंक्स filled with prepositions, filled with articles, filled with अलग different different relative pronouns, determiners, जो भी हमने ग्रामर में कवर किया है वो सब इसमें से भरवा सकता है। वो एक क्वेश्चन आर्टिकल का दे दे, एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का दे दे, एक क्वेश्चन डिटरमिनर का भी दे सकता है, एक क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन का भी दे सकता है। ठीक है ना, तो कुछ भी है, मोस्ट प्रोबेबली देखो आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन तो आएगा ही आएगा, आर्टिकल्स प्रीपोजिशन तो आएगा ही आएगा, इससे तो आप बच ही नहीं सकते, बाकी कुछ भी वो दे दे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें समझ तो आ गया ना आपको भाई, जैसे ये ए है तो ए के 4 ऑप्शन ये हैं, क्या किसी को समझ ही नहीं आया। जैसे ये बी है तो बी के 4 ऑप्शन ये हैं, नहीं समझ में आया तो बेटा पूछना चाहिए था। जैसे ये सी है तो सी के 4 ऑप्शन ये हैं। देखो आपका सीबीएसई बोर्ड पेपर बिल्कुल किसी भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके आ सकता है,
बिल्कुल रखे रखा ब्लैंक्स मिल जाए ऐसे फिलअप करवा ले, ऐसे एक साथ गुच्छे में दे दे पांचों ऑप्शन, या कुछ और स्ट्रक्चर नया पैदा कर दे इस साल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हमेशा फुल ऑफ सरप्राइजेस रहेगा। तो आपको रेडी रहना है। चलो यहाँ तो आप पूछ सकते थे, वहां पे आपको पूछने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा कि सर इसका आंसर क्या है, वो आपको खुद ही कोई उसकी डी कोडिंग करनी पड़ेगी। जो पेपर है उससे खुद से ही लड़ना पड़ेगा आपको, और कोई आपका वहां पे संगी साथी नहीं है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम डैश फोर्स ऑन जनवरी 26 1950। है ना, मीनिंग पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फोर्स में आया, मतलब लागू हुआ। ठीक है, तो व्हाट प्रीपोजिशन विल यू फिल? केम विथ फोर्स, केम फ्रॉम फोर्स, केम टू फोर्स, या केम इनटू फोर्स? केम इनटू फोर्स। ये तो बड़ा जनरल सा सेंटेंस है, हमने जीके में भी कई बार पढ़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ऑप्शन नंबर मतलब ए के अंदर फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, टिक मार्क करो एक बार, फिर अभी मार्किंग डिसाइड करते हैं। जिसके सामने सही दिखे टिक मार्क कर दो, गलत दिखे तो आप रॉन्ग मार्क करो। ओके, सेकंड देखें, सेकंड में अगेन प्रीपोजिशन भरवा रहा है। अच्छा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें दो ऑप्शन तो प्रीपोजिशन होंगे, जैसे है शायद तीसरा चौथा, और दो ऑप्शन कुछ वर्ब होगी। क्या एबीसीडी लिख रखा है तो कौन है? तो बेटा आपको प्रीपोजिशन भरना था। देखो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हो, क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन पढ़ो इससे पहले। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द आंसर्स इन योर आंसर शीट। तो आंसर लिखना है, आंसर का सीक्वेंस नहीं लिखना कि एबीसीडी या फर्स्ट सेकंड थर्ड। साफ साफ दिया हुआ है राइट द आंसर्स, तो आंसर्स लिखना है तो आंसर बताओ। जैसे इनटू इसका आंसर है तो इनटू लिख के आना है, चाहे आप फुल सेंटेंस ना लिखो लेकिन एटलीस्ट इनटू तो लिखना पड़ेगा। ऐसे करोगे क्या बोर्ड में मनन? साफ साफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, साफ साफ। तो इसीलिए 10-15 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाओ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। तो आप एंटर ही लेट होंगे ना, अगर बात वो नहीं है कि आपको अलाउ कर दिया या नहीं कर दिया, भाई मैंने आपको क्या कहा था, वो अलाउ नहीं करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे सर हम तो घुस लेंगे, हमारे तो जानकारी है, अरे वो सब आप कर लोगे, ठीक है अलाउ भी कर दिया, लेकिन वो मजा नहीं होगा जो आप 15 मिनट पहले घुस के रिलैक्स होकर करोगे। आप हड़बड़ी में आओगे, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये गलतियां होती है। हम इंस्ट्रक्शन तो पढ़ते ही नहीं टाइमिंग, जबकि इंस्ट्रक्शंस पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो डू गो इन योर एग्जामिनेशन हॉल, एटलीस्ट 15 और 10 मिनट्स आपको बैठने को मिल जाए। कुछ भी मत करो, मैं कह रहा हूं कुछ पढ़ो वढ़ो कुछ भी मत करो, केवल और केवल बिल्कुल ध्यान मग्न होकर अपने माइंड को रिलैक्स। ठीक है, अपने अपने भगवान को याद करो। ठीक है, हाँ वो भला ऐसा करना है कि किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, है ना। ओम का जाप करने लग जाओ तो वहां पे सारा स्कूल उठ के आ जाए, चलो योगा सेशन चल रहा है। चलो आप बी, dash that time it did not contain any specific provision dealing directly with the environmental related issues legislation provision in India। ये पता है आपको, एक ही पैराग्राफ है ये टोटल क्या है, एक ही पैराग्राफ है, इसका एक सेंटेंस उससे अगला सेंटेंस उससे, तो आप एक को स्टोरी की तरह पढ़ सकते हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, फिर उस समय की बात बता रहा है तो क्या लिखूंगा, एट दैट टाइम, इन दैट टाइम, इनटू दैट टाइम, या ऑन दैट टाइम। एट दैट टाइम, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन भरे जा सकते हैं, या तो एट दैट टाइम या फिर बाय दैट टाइम, लेकिन बाय ऑप्शन में ही नहीं है। बाय ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एट दैट टाइम। बाय दैट टाइम का मतलब होगा उस समय तक, एट दैट टाइम का मतलब होगा उस समय पर। तो अब उसका मीनिंग वो उस समय तक करके कुछ निकलवा रहा है या उस समय पर करके निकलवा रहा है, वो तो पढ़ना पड़ेगा। बट जब बाय ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर हमारे सामने और उल्टा काम हमारा आसान हो गया। अगर एट और बाय दोनों ऑप्शन में होते तो सेंटेंस का मीनिंग निकालना, सेंटेंस का मीनिंग निकालना पड़ता है उस समय तक या उस समय पर यहाँ पे बाय ऑप्शन में नहीं है तो हमारा काम आसान हो गया है, उस समय पर यही मीनिंग निकले। सो एट दैट टाइम, तो सेकंड का हो जाएगा, बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब बी का फर्स्ट पार्ट। अभी तो सही कर दो मनन, याद ध्यान रखना पूरे आंसर्स लिखने आपको एग्जाम में। सी, इन 1976 1976 में क्या हुआ, द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, द वेरी फर्स्ट प्रोविजन वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो देखो इन 1976, along the leadership, on the leadership, under the leadership, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, उनके लीडरशिप के तहत या उनके लीडरशिप के चलते ऐसा काम हुआ, तो अंडर द लीडरशिप। जैसा कि मैंने कहा, मीनिंग पे, सेंटेंस मीनिंग पे ज्यादा नहीं जाएंगे अपन, अपने क्लास में बहुत डिटेल में किया भी था इसको, 3 से 4 क्लासेस जो हमने करी थी उसमें डिटेल में मीनिंग भी देखे थे। आओ, द प्रोविजन, अब उसी प्रोविजन की बात हो रही है जिस जो प्रोविजन वहां पे लागू हुआ है, द प्रोविजन डैश रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। वो प्रोविजन जो लागू हुआ वो
एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, ठीक है। तो बताओ, द प्रोविजन वर रिलेटेड, वॉज रिलेटेड, ऑफ रिलेटेड, एट रिलेटेड, वॉज रिलेटेड, वर रिलेटेड। देखो, दो ऑप्शंस तो हैं वर्ब फिलिंग के, दो ऑप्शंस हैं प्रीपोजिशन फिलिंग के। तो सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन थोड़ा ना आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब आती है। अब प्रोविजन सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा? वॉज। अगर यहाँ पे प्रोविजंस होता, क्या होता? प्रोविजंस, एक से ज्यादा प्रोविजन की बात होती तो हम वर्ब। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा वॉज। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, द प्रोविजन वाज इनकॉर्पोरेटेड डैश 42nd अमेंडमेंट। वो जो प्रोविजन था वो 42वें अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, 42वें संशोधन के तहत लागू किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया यानी सिस्टम में डाला गया। कॉर्पोरेट करने का मतलब होता है सिस्टम में उसको डाल देना, लागू कर देना। तो बताओ क्या? along 47, with 47, 42nd, by 42nd या through 42nd? देखो, अमेंड के बाद बाय आता है। अगर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की जगह अमेंडेड आता ना, ये अमेंड इधर उठ के आ जाता। हमने फिक्स प्रीपोजिशन पढ़े हैं, अगर आपको चाहिए लीजा तो आप लिस्ट ले लेना, फिक्स प्रीपोजिशन की एक लिस्ट है मेरे पास। अमेंड के बाद क्या आएगा? बाय आएगा। इनकॉर्पोरेट के बाद आएगा थ्रू। क्या आएगा? थ्रू। तो ये तो शायद सबका गलत होगा। तो यू विल एक्सपेक्ट कि 5 ब्लैंक आएंगे, तो उसमें से 3 बड़े सरल, एक मॉडरेट, या 2 बड़े सरल, 2 मॉडरेट, एक तो बड़ा मुश्किल आएगा। ये तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करके ही चलो, वो मुश्किल वाला ये हर बार ऐसा, ठीक है ना? तो अगर आप इसमें 5 में से 4 स्कोर कर लेते हो तो आपने जंग जीत ली। समय लैंग्वेज के पेपर में फुल मार्क्स स्कोर करने की तरफ भागोगे तो उल्टा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना? तो कुछ अच्छी बाउंसर भी डालता है बोला तो उसको सम्मान देना होता है, तो ये अच्छी वाली बाउंसर जबरदस्ती जाओगे, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्या होता है, गलत करना तो गलत करना ही होता है, उससे कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ही। चलो नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन। हालांकि भर के तो आपको सारे क्वेश्चन आने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ के आ जाओ। इन द फॉलोइंग पैसेज, अगेन ये एक पैसेज है और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक के स्ट्रक्चर ऐसे ही देखे मैंने कि एक पैसेज में से कुछ निकाल के ही दे रहा है वो, चाहे से फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा है, चाहे से पैरा जंबल करवा रहा है, लेकिन पैसेज में से निकाल के वो दे रहा है। तो ये अगेन एक पैसेज है। इसमें क्या है? एक वर्ड ओमिटेड है हर एक सेंटेंस में। जैसे इसमें भी एक वर्ड ओमिटेड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या ओमिटेड है? AM और 26 जनवरी के बीच में ऑन ओमिटेड। हमने क्या सीखा था? एट यूज होता है क्लॉकवाइज टाइम के लिए, ऑन यूज होता है डे या डेट के लिए, इन यूज होता है मंथ या ईयर के लिए। तो 26 जनवरी डे या डेट है, तो डे या डेट से पहले क्या लगेगा? ऑन 26 जनवरी। तो ये ओमिटेड है, तो हमको क्या करना है? यहाँ पे मिसिंग वर्ड लिखना है, और मिसिंग वर्ड से पिछला वाला वर्ड जैसे AM है वो लिखना है, और मिसिंग वर्ड के बाद वाला जो वर्ड है 26 वो लिखना है। इस तरीके से ब्लैंक्स पर, समझ आया? मिसिंग वर्ड तो बीच में लिखना है, जो वर्ड मिसिंग है हर एक सेंटेंस में, उससे पिछला यहां लिखना है, उससे अगला यहां लिखना है। ये पिछला और अगला इसलिए लिखवा रहा है ताकि ये समझ में आ जाए कि मिसिंग वर्ड कहां है, किसके बीच में वो वर्ड मिसिंग है, किस किस एक्सप्रेशन के बीच में वो वर्ड मिसिंग है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे, पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे उसने करके भी दिखाया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में करना क्या था ये तो समझ में आ गया था क्या सबको? सबको आ गया था मिसिंग वर्ड भरना? चलो, सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ए मेजर अर्थक्वेक ऑफ ए, क्या मिसिंग लग रहा है इसमें? अब रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल, वेरी गुड। रिपब्लिक डे को एक यूनिक डेट के तौर पे देखेंगे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे से पहले आर्टिकल क्या भरा जाएगा? द। तो द तो आ जाएगा यहां, उसके बाद इससे पिछला वर्ड क्या है? सेलिब्रेटिंग आ जाएगा यहां, और एक ही वर्ड लिखना है, पूरा रिपब्लिक डे लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक ही वर्ड, और लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक एक वर्ड ही लिखना है आपको अगल बगल का। तो सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट फ्रेज। समझ आया पहला? तो पहले में आर्टिकल की गलती। दूसरा, मैग्नीट्यूड 6.9 ऑन रिचर स्केल शूक ए वास्ट एरिया, मतलब रिपब्लिक डे की बात बता रहा है, कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ गया वहां पे जिसका मैग्नीट्यूड क्या था? 6.9, जो कि रिचर स्केल पे अपन मेजर करते हैं, उस स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड इतना निकला। शूक, शूक मतलब शेक की सेकेंड फॉर्म, शेक, शुक, शुक, शेक है ना हिला देना, उसने वास्ट एरिया को हिला दिया। ओके, बताओ मिसिंग वर्ड क्या? वास्ट ऑफ एरिया नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ 6.9। ऑफ तो आपका सही था, लेकिन ऑफ यहां क्यों लगेगा? एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। ओके, तो हम क्या बताएंगे? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या था उसके बीच में हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। मैग्नीट्यूड यहां आ जाएगा ऑफ 6.9, ठीक है? चलो थर्ड,
shook a vast area of Gujarat violently. The town, अब सिमिलरली ये की यही एरर है। देखो अगर यहाँ पे केवल भुज लिखा हुआ आ जाए तब तो ये करेक्ट है, लेकिन टाउन भुज लिखा हुआ आ जाए तो ये इनकरेक्ट है। तो उसको करेक्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा द टाउन ऑफ भुज। ठीक है, क्लियर है? या तो सीधे ही कहते हैं भुज। देखो कलेक्टिव नाउन और दूसरा कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन का उल्टा बताओ। कलेक्टिव, करेक्टिव नहीं बोल रहा हूं, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा बताओ। यूनिक नाउन को क्या बोलते हो? 5 क्लासिफिकेशन भूल गए? प्रॉपर। तो कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन साथ में नहीं आ सकते, या तो आप टाउन बोलोगे या भुज बोलोगे, और अगर साथ में आ गए तो बीच में क्या लगेगा? ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये भी करेक्ट हो गया, टाउन ऑफ। ठीक है, देखो आपको यहीं से हिंट ले लेना चाहिए था, जो समझदार बच्चे यहीं से पकड़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर नीचे में छुपा हुआ है, पढ़ने की देरी है। टाउन ऑफ अंजार लिखा हुआ है, तो उसने हिंट दे दिया भाई जब इधर टाउन ऑफ अंजार है तो वहां टाउन भुज क्यों होगा, वहां पे भी टाउन ऑफ भुज होगा। समझदार तो नीचे ही देख लेता। चलो अब इसमें ये गलती तो नहीं है, इसमें गलती है अलोंग विथ होता है। क्या होता है? हमने सीखा है विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज एंड बिसाइड्स, 5 हमने सीखे थे कंजंक्शंस। तो अलोंग विथ होता है, विथ अलोंग नहीं होता अकेला, अलोंग विथ देयर टीचर्स। तो क्या गलती हो जाएगी? अलोंग यहाँ आएगा, विथ यहाँ आएगा, और देयर यहाँ आएगा। ठीक है, लास्ट, while marching in procession through the narrow streets। बताओ, ये आ गई वापस डिफिकल्टी लेवल वाली एरर। इन द नहीं आएगा, आर्टिकल तो आएगा लेकिन ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्रोसेशन है, इसका जिक्र पहले नहीं हुआ। अगर किसी नाउन का जिक्र पहले हो जाए और बाद में दोबारा हो तब तो द आर्टिकल लगता है, और पहली बार हो तब क्या लगता है? ए आर्टिकल लगता है। इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स की सीरीज में हमने सीखा था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वंस देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वाज थर्स्टी। तो जब क्रो का जिक्र पहली बार हुआ तो ए क्रो, और जब क्रो का जिक्र दूसरी बार हुआ तो द क्रो वाज थर्स्टी। तो यहाँ पे प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। तो कौन से जुलूस की बात हो रही है, ऊपर कहीं दिखाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक कभी कोई स्टोरी बताएं तो जिस चीज का जिक्र उस स्टोरी में पहली बार कर रहे हैं तब आप आर्टिकल ए या एन भरेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। जब दूसरी तीसरी बार उसको दोबारा में कर रहे हैं तो वो तब तक वो क्या हो जाता है? डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल। तो इस जुलूस का जिक्र पहले कहीं नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इन द टाउन ऑफ अंजार, अंजार वाले शहर में 300 स्कूल चिल्ड्रन अलोंग विद देयर टीचर्स डाइड। 300 बच्चे, स्कूल के बच्चे अलोंग विद उनके टीचर के साथ मर गए उस अर्थक्वेक के अंदर। व्हाइल मार्चिंग, जब वो मार्च कर रहे थे एक जुलूस में थ्रू द नैरो। 26 जनवरी को मार्चिंग चलती है ना शहरों की गलियों में, उस समय आपको एक आगे तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या कह रहे हैं? जब वो क्या कर रहे थे? मार्चिंग कर रहे थे एक जुलूस में, या उस जुलूस में क्या आएगा? एक जुलूस, क्योंकि पहली बार हम उस जुलूस का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अब अगर इस जुलूस का जिक्र दोबारा हो जाए तो अपन क्या कहेंगे? उस जुलूस में ऐसा हो। सेकंड टाइम द प्रोसेशन, फर्स्ट टाइम में अ प्रोसेशन। क्लियर है? समझ आया? तो क्या आंसर हो जाएगा? इन ए प्रोसेशन। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, आ जाओ, एक क्वेश्चन और है ग्रामर का। रीअरेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग। वैसे तो इसमें से क्या करने थे आपको? 4 करने थे, और टोटल कितने हैं? 5। अपन तो अभी पांचों ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसको आपको पैराजम्बल सेंटेंस है ये, इसको आपको करेक्ट करना है। मतलब पैराजम्बल का मतलब पहला पोर्शन दूसरे पे रख दिया, दूसरा पहले पे रख दिया, तीसरा चौथे पे रख दिया, इनको सेट करके बिल्कुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, बनाते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस। तो बताओ क्या होगा पहला, क्या ट्राई किया? एवरी मैन से स्टार्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं हम, और सब्जेक्ट यहाँ पे 2 ही लग रहे हैं मेरे को। लाइक्स एंड डिसलाइक का सब्जेक्ट लग रहा है, लाइक्स एंड डिसलाइक तो साथ में आएगा, तो फिक्स इतना तो पकड़ लिया होगा, लाइक्स एंड डिसलाइक। तो एवरी मैन ही सब्जेक्ट पड़ा, सेंटेंस की स्टार्टिंग। देखो हम हमेशा पॉजिटिव चीज पहले लिखते हैं और नेगेटिव चीज बाद में लिखते हैं, कि प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं, कॉन्स एंड प्रोज नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो उस हिसाब से अपन, उसके हिसाब से अपन क्या कहेंगे? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो क्या होगा सबसे पहले? एवरी मैन हैज, हर आदमी के पास होते हैं। हिज तीसरा, ऑन लाइक्स एंड
dislikes. This is the correct structure. हर आदमी के अपने अपने पसंद और नापसंद होती है। ये ऐसे बोलोगे हर आदमी की अपनी अपनी नापसंद और पसंद होती है। ऑब्वियसली लाइक्स एंड डिसलाइक्स बोलेंगे, डिसलाइक्स एंड लाइक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है चर्चित, क्लियर है? हाँ, अब देखो ये स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6। प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर किसी ने बिल्कुल ऐसे सेट किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे। मान लो कि किसी ने फर्स्ट से तो स्टार्ट नहीं किया लेकिन सर बात का सही है, जैसे 2 3 4 तक सही चला, फिर 5 6 बिगड़ गया, तो उस हिसाब से जितना जितना सही है उस उतना उतना मार्क्स दे दो। आपको लगता है कि आधा स्ट्रक्चर सही है तो आधे मार्क्स दे दो, और आपको लगता है कि पूरा स्ट्रक्चर सही है पूरे मार्क्स दे दो। ऐसा नहीं है कि सर एक ही वर्ड इधर था और पूरे मार्क्स काट दिए, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ओके, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में बैठे हैं, हम ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं बैठे। ठीक है, एक नंबर का ये, तो एक नंबर में से आप आधा दे सकते हो या आधा पूरा दे सकते हो, बेस्ड ऑन द कितना कितना सही है। सेकंड देखो, हाँ जी, तो इसमें तो एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है जीएसटी रेजिम, और कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? देखो दूसरी चीज, एक और चीज सुनो, अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाए तो हमने क्या सीखा था कि सेंटेंस की स्टार्टिंग मोस्ट प्रोबेबली किससे होती है? कैपिटल लेटर से। तो वो भी एक हिंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। चलो अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट किया, मुझे बताना अगर मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? तो ये सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब दिख रही है कहीं पर भी? कहां दिख रही है? एक ही वर्ब है, इज एक्सपेक्टेड, वो सिंगुलर है। एक ही वर्ब है, इज एक्सपेक्टेड, और वो सिंगुलर है। दैट मींस आप सब्जेक्ट बन ही नहीं सकते, आपको प्लूरल वर्ब चाहिए। प्लूरल वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में। तो ये भी एक हिंट था, ये भी एक हिंट था। तो जीएसटी रेजिम फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड, ये आ गई सब्जेक्ट, ये आ गई वर्ब। इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द 1 2 3 4 द, उसके बाद बताओ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। चलें थर्ड पे, थर्ड पे चलें, कर दूं डिलीट? मैच कर लिया, मार्क्स दे दिए? करा ही नहीं, ठीक है। अरे अब छोड़ के क्यों आते हो, कुछ तो कर ही दिया कर। किसका ही? देव, छोड़ने का क्या मतलब? जब अच्छा चार कोई से भी करने, सॉरी सर, फिर ठीक है, एनी 4 करने थे। बाकी ऐसा मत करना कि जो करने हैं उसमें से भी छोड़ दिए, जैसे 4 में से 3 ही करें, कुछ भी करके आना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। सब्जेक्टिव पेपर है, एक में से आधा भी मिलेगा तो आपको ही मिलेगा। ठीक है, चलो थर्ड। हाँ जी बोलो। इसमें तो एक ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वो है क्या? लाइक्स एंड डिसलाइक्स सब्जेक्ट है। बोलो। सही कह रहे हो, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ही सब्जेक्ट बनेगा। वैसे टेम्परामेंट भी बन सकता है, वैसे टेम्परामेंट भी बन सकता है, लेकिन पता है क्यों नहीं बनेगा? सेम टू सेम पूरा पिछले क्वेश्चन की तरह हो। देखो दो सब्जेक्ट मिले मुझे, एक सब्जेक्ट मिला मुझे टेम्परामेंट, एक, हाँ एक सब्जेक्ट मिला मुझे लाइक्स एंड डिसलाइक। टेम्परामेंट सिंगुलर, लाइक्स एंड डिसलाइक प्लूरल। वर्ब कैसी है चेक करो, ये प्लूरल वर्ब है। SEIS लगता है तो सिंगुलर होती है, SEIS हटता है तो प्लूरल होती है। तो अभी ये कैसी है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, सिंगुलर का कोई रोल नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या आएगा? अब लाइक्स एंड डिसलाइक्स से पहले अपन अवर लगा सकते हैं क्या? चेक करो, अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऐसे बना सकते हैं क्या? अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स रिफ्लेक्ट ऑन टेम्परामेंट नहीं बनेगा ना फिर। तो अवर और ऑन तो साथ में ही आएंगे, तो यानी स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? लाइक्स एंड डिसलाइक्स पहला, दूसरा रिफ्लेक्ट तीसरा, चौथा अवर ऑन टेम्परामेंट, हमारा खुद का टेम्परामेंट, हमारा खुद का टेम्परामेंट। हमारी पसंद और नापसंद रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? हमारा खुद का टेम्परामेंट कैसा है। ठीक है, जैसे मुझे जो चीज पसंद आएगी, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओगे ना कि हाँ ये सर ऐसे इस किस्म के आदमी, इनको ये चीजें पसंद आती है, चीज नहीं पसंद आती। तो हमारी पसंद नापसंद रिफ्लेक्ट करती है कि हम किस प्रकार के इंसान हैं। ओके, चलें थर्ड के बाद आ जाओ फोर्थ। हाँ जी, ये बताओ, ये डी वाला ये अच्छा था, इसमें ये छोड़ने वाला था एक्चुअली। किया क्या किसी ने डी? क्योंकि एनी 4 करने थे तो ये थोड़ा सा लेंथी भी है। बताओ।
नहीं, अब ट्राई करो, छोड़ा भी थे तो अब तो ट्राई कर सकते हो। वर्चुअस, वर्चुअस नहीं, वर्चुअस जिसमें गुण होते हैं, वर्च्यू, वर्च्यू एंड वाइस, वर्च्यू यानी गुण सद्गुण, वाइस यानी अवगुण। किससे? हु से नहीं होगा। अगर हु से स्टार्ट होता, सुनो, अगर हु से स्टार्ट होता तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, तो क्वेश्चन मार्क है क्या कहीं? है क्या? नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी हु से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट। ना, 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 अब तो एक ही बचा। देखो स्टार्ट करते हैं। ग्रेट एंड वर्चुअस, महान और सद्गुण वाले होते हैं, आर दोस, वो होते हैं जो, हु को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी तो यूज करते हैं, जो, जिसका, जिसने, जो हु एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करते हैं क्या? एनीथिंग, कुछ भी, और एवरीथिंग, सारी चीजें। कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ो। ग्रेट एंड वर्चुअस आर दोस, महान और सद्गुण वाले होते हैं कौन? वो लोग हु एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करें क्या? एनीथिंग और एवरीथिंग। ठीक है, अब अगर ये और जो है यहां लगा रहता तो फिर पहले ये आ जाता और बाद में ये आ जाता, उल्टा हो जाता। नहीं, पहले ये आ जाता बाद में, अभी पहले ये बाद में आ रहा है, फिर पहले ये बाद में आ जाता, क्योंकि और तो बीच में ही लगेगा, और स्टार्टिंग में तो लगेगा नहीं। एनीथिंग और एवरीथिंग होगा या एवरीथिंग और एनीथिंग होगा, तो उस हिसाब से अपन इसको सेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। चले नेक्स्ट, लास्ट। ये लास्ट वाला तो बड़ा ही सरल था। बोलो, बोलो। W से स्टार्ट भी हो रहा है, कैपिटल लेटर भी है, यहां से पता चल रहा है हमको क्या, कि यहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग होनी। बोलो। व्हील इज द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाओगे, लगाओगे। व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, है ना? तो फिर देखो, व्हील इज द मैन्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। अच्छा, परहैप्स को कहां सेट करोगे? ना, अगर परहैप्स पहले आता तो परहैप्स के बाद कॉमा लगता, परहैप्स, शायद, और फिर सेंटेंस स्टार्ट। कॉमा नहीं लगा हुआ ना, तो परहैप्स को बीच में एडवर्ब की तरफ फिक्स करना है, और एडवर्ब कहां आता है? एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, नाउन, नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले उसका एडवर्ब। समझ गए? अब सेट करो। तो व्हील इज फर्स्ट वाला हो गया, द तो लगेगा ही लगेगा, द सेकंड हो गया, मैन्स तीसरा, नहीं, परहैप्स को भी तो सेट करोगे। व्हील हिज, परहैप्स द, व्हील इज परहैप्स द मैन्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। अब पढ़ो। व्हील इज परहैप्स द मैन्स ग्रेटेस्ट, व्हील शायद इंसान का सबसे आगे का महान आविष्कार। उसी से सारी चीजें चल रही। ठीक है, हर चीज हमारे अराउंड व्हील्स से कनेक्टेड है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं है। अभी हम इस रूम में बैठे हैं तो इसमें भी बहुत सारे पहिए हैं, नहीं है? नहीं है क्या? अरे हमारे ऊपर फैंस देख रहे हो, इसमें भी व्हील्स हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ हाँ, तो व्हील तो है ना उसमें, अब वो व्हील, मोटर भी तो एक तरीके की व्हील ही है। ठीक है ना, तो हर चीज व्हील के रूप में हमारे इर्द गिर्द अपने को मिल सकती है। ओके ना, और मिलती है। अभी जैसे ये सीप पीस, ये सीप चल रहा है, पीसी चल रहा है, इसमें भी व्हील होगा कहीं ना कहीं, कुछ पंखा चल रहा है इसके अंदर भी। ठीक है, चलो, तो सबसे महान इन्वेंशन है वो मैन का, उसी से बहुत सारी चीज। तो यहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन खत्म होता है। मार्क्स अलॉट कर दिया आप सबने चेक करके? ठीक है, अब अपन चलते हैं रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन सबसे पहले वाला। हाँ जी, स्टार्ट करें? नहीं, नहीं, हाँ जी, पढ़ो इसको। क्या पढ़ोगे? वेजिटेरियनिज्म पढ़ो। हाँ, निस्म भी बोल सकते हैं, निस्म भी बोल सकते हैं, वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, वेजिटेरियन का मतलब समझते हो ना? शाकाहारी, है ना? तो वेजिटेरियनिज्म का मतलब शाकाहार, शाकाहार मतलब शाकाहारी खाने, खाने को वेजिटेरियनिज्म कहेंगे। और जो वेजिटेरियन होगा वो इंसान होगा जो शाकाहारी खाना खाता है, शाकाहारी। समझ गए? कई बार क्या होता है कि नाउन बड़ा होता है, उससे बनने वाला एडजेक्टिव छोटा होता है। जैसे 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 नाउन तो है ब्यूटी,
और एडजेक्टिव बना ब्यूटीफुल, तो इस केस में तो नाउन छोटा है, उससे बना उससे जो एडजेक्टिव बना वो बड़ा बना, लेकिन कईयों में उल्टा होता है ना, तो इसमें उल्टा हो रहा है। वेजिटेरियनिज्म ये तो है नाउन, और वो गुण जिसके अंदर है एडजेक्टिव वो है वेजिटेरियन, ठीक है ना, उल्टा है इस बार। चलो, वेजिटेरियनिज्म प्रोमोट्स ए नेचुरल, अब एक बार अपन इसको क्विकली रीड थ्रू करेंगे, इतना ज्यादा मुश्किल पैसेज नहीं है कि समझ में ना आए, फिर भी अगर कुछ क्रूशियल वर्ड्स अगर आपको बीच में लगते हैं कि सर इस वर्ड का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो आप पूछ सकते हो बीच में। ओके, आप नहीं पूछोगे तो मैं मानूंगा कि आपको आ गया, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही टाइम है, एक एक सेंटेंस को हम एक एक घंटा नहीं ले सकते। वेजिटेरियनिज्म प्रोमोट्स ए नेचुरल वे ऑफ लाइफ। वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार जो है हमारे इंसानी जीवन को नेचुरली आगे बढ़ाता है, नेचुरली जैसा वो होना चाहिए, ठीक है। बट डिस्पाइट इट्स इम्प्लिसिट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस, देखो वेजिटेरियनिज्म हमेशा नॉन वायलेंस को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसमें कुछ चीर फाड़ नहीं होती है ना, नेचुरल तरीके से आहार लेता है इंसान, और यूनिवर्सल लव आपसी प्रेम की भी भावना बढ़ती है, भाई कुछ कोई वायलेंस ही नहीं है, कोई हिंसा ही नहीं है, तो प्यार बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। आगे चलो, इट हैज नॉट स्प्रेड एज इट शुड हैव, तो देखो इसका मैसेज इम्प्लिसिट मतलब अंदर छुपा हुआ मैसेज बड़ा ही गहरा है, यूनिवर्सल लव का है और नॉन वायलेंस का है। इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद जो वेजिटेरियनिज्म है वो इतना नहीं बढ़ पाया, फैल पाया जितना वो होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। This may be because it usually is an inward looking habit and is best cultivated in the mind. ये इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर बातचीत नहीं करी जाती है, और ये तो किसी एक इंसान की अंदर की हैबिट से रिलेट कर दिया जाता है, भाई ये तो इसकी हैबिट है। इसके बारे में जैसे हम बाकी चीजों में सही गलत की बात करते हैं, जैसे धर्म अधर्म की बात करते हैं कि ये सही है ये बुरा है, किसी के साथ धोखा देना बुरा है, किसी के साथ झूठ बोलना बुरा है, इसकी बात हम करते हैं, लेकिन इसको तो एक इंसानी हैबिट मान के एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ जो जो कर रहा है, जो वेजिटेरियन है वो भी अच्छा है, और जो नहीं है वो भी अच्छा है, मतलब इसको तो हैबिट मान लिया, ठीक है। मान लो किसी को खांसी आती है उसकी हैबिट में, तो उसके लिए ऐसा थोड़ा कह सकते हैं इंसान बुरा है, तो उसी तरीके से इस बात को भी उसकी हैबिट का हिस्सा मान लिया गया, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होती, इसलिए इसको बढ़ावा नहीं मिलता। चले आगे, ठीक है। लीडिंग ए वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ, अगर आप एक वेजिटेरियन तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, हेल्प्स द एनिमल किंगडम टू को एग्जिस्ट विथ मैन, तो उससे किसको मदद मिलती है, इंसान के साथ साथ एनिमल किंगडम भी बढ़ता रहे, इसको मदद मिलेगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो एक पैसेज होता है ये कहीं से एक्सट्रैक्ट करके लिया हुआ होता है, इसमें बोलने वाले की, बताने वाले की, लिखने वाले की, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसकी इसमें पर्सनल मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको बढ़ावा दे रहा हूँ या इसके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, हमको अभी तो बस इसको एज ए जनरल इंसान की तरफ पढ़ना है, अपने अपने भाव नहीं व्यक्त करना। कई बार क्या होता है, हम पैसेज का आंसर हमारे थिंकिंग के हिसाब से देते हैं जो कि गलत है, अपने को उसकी थिंकिंग के हिसाब से चलते, फिर चाहे तो वो गलत है, चाहे तो उसकी थिंकिंग गलत हो तो हम इसके हिसाब से हमको आंसर्स देने। क्लियर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अब देखो ये तो कह रहा है कि लीडिंग ए वेजिटेरियन वे, अगर आप चलोगे तो एनिमल किंगडम बढ़ता रहेगा इंसान के साथ, लेकिन दूसरे तरीके से सोचो, दूसरे तरीके से सोचें तो एक दूसरा इंसान जो इसके विरोध में वो क्या कहेगा कि अगर आप वेजिटेरियन ही बने रहोगे, अगर आप वेजिटेरियन बने रहोगे तो फ्यूचर कैसे चलेगी, ये भी तो इसका दूसरा पहलू है। और सपोज करो इंसान कम होते गए, एनिमल्स बढ़ते गए, तो साम्राज्य भी हो जाएगा। तो दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि फूड चेन को मेंटेन करने के लिए उनका नष्ट होना भी जरूरी है, इसलिए सारे सारे वेजिटेरियन भी, ठीक है ना। तो बहुत सारे पहलू है ना, किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी। आगे चलो, द एनिमल्स सप्लाई मिल्क, एनिमल्स क्या क्या सप्लाई करते हैं हमको, मिल्क देते हैं, मैनर मतलब खाद, एंड एनर्जी देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, दिस हैज बीन सेंट्रल टू द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में ये सेंट्रल चीज मानी गई है कि ज्यादा नॉन वेजिटेरियन नहीं, आजकल तो चलो हो गए, लेकिन एक सांस्कृतिक तौर पे देखें तो ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और कम है जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों से यही संस्कृति इंडियन कल्चर में चलता हो रहा है। ए वेजिटेरियन लाइफस्टाइल इज नेचुरल, जो वेजिटेरियन लाइफस्टाइल होगी वो क्या होगी, नेचुरल होगी, नेचुरल मतलब ज्यादा मैन मेड नहीं होगी, ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं होगी। एक तो होती है जो नेचुरल चीज होती है, एक होती है हम उसको हमारे हिसाब से उसको चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं, तो वो मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं होगी, दिखावटी नहीं होगी, नेचुरल होगी, ठीक है। ये क्या है, मल्टी फेसेटेड, मल्टी फेसेटेड का मतलब पता है किसी को, हाँ चर्चित, मल्टी फेसेटेड, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, फेस मतलब मुख, तो मल्टी फेस मतलब बहुमुखी, वेरी इजी, बहुमुखी जिसके एक से ज्यादा चेहरे, ठीक है। मल्टी फेसेटेड एंड हेल्प्स
सेल्फ प्रिजर्वेशन इन ए हेल्दी वे, और हेल्दी तरीके से आप खुद को प्रिजर्व करो, खुद को बचा के रखो, इस चीज को वेजिटेरियनिज्म क्या करता है, प्रमोट करता है। फूड एंड हेल्थ आर क्लोजली रिलेटेड, वो क्या कहते हैं कि खाना और स्वास्थ्य एक दूसरे से बहुत ही गहरे तरीके से जुड़े हुए चीजें हैं। चलते हैं थर्ड पैरा की तरफ। इन इंडिया, भारत के अंदर ए वेजिटेरियन इज यूजुअली ए लैक्टो वेजिटेरियन। ये क्या कह रहा है, भारत के अंदर जो वेजिटेरियन है ना, वो आमतौर पर कैसा वेजिटेरियन है, लैक्टो वेजिटेरियन। अब ये जैसे स्पेसिफिक टर्म्स आते हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा, जो स्पेसिफिक टर्म आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। या तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो देखो उसने खुद ने बताया लैक्टो का मतलब क्या होता है। लैक्टो, लैक्टो किससे रिलेटेड वर्ड है, सोच के बताओ। लैक्टो, लैक्टोज सुना होगा आपने, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हो तो। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, कौन से पदार्थ में लैक्टोज पाया जाता है, किसमें, दही में। तो दही किससे बनती है, दूध से। तो लैक्टो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्ट्स, लैक्टोज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्ट। तो भारत के अंदर एक वेजिटेरियन जो होगा वो लैक्टो वेजिटेरियन होगा, यानी वो ऐसा वेजिटेरियन होगा जो मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा करता होगा। वेजिटेरियन होने के साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट्स का भी सेवन ज्यादा करता, और है भी सही, ऑब्वियस बात है, भारत में सबसे ज्यादा है। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेजिटेरियंस आर सब डिवाइडेड। वेजिटेरियंस को वहां पे डिवाइड और भी डिवाइड कर दिया, कैसे, एक तो वेगन्स, वेगन्स मतलब प्योर वेजिटेरियन who do not take any food coming from animal kingdom, जो एनिमल किंगडम से एक थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं लेंगे। अब अपन प्योर वेजिटेरियन नहीं है क्योंकि अपन मिल्क तो लेते हैं, तो हमने एनिमल किंगडम से कुछ तो लिया, तो हम लैक्टो वेजिटेरियन है। हम क्या है, लैक्टो वेजिटेरियन। तो वेस्टर्न कंट्रीज में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो वेजन्स, वेजन्स या वेगन्स कुछ भी कह सकते हो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी रख सकते हैं इसका। तो वो तो क्या है, प्योर वेजिटेरियन है। क्या है वो, प्योर, वो एनिमल किंगडम से कुछ भी सहायता नहीं लेते, ठीक है। दूसरा क्या है, लैक्टो वेजिटेरियन, वही जो वेजिटेरियन होने के साथ साथ कम से कम मिल्क प्रोडक्ट्स तो लेते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली एनिमल किंगडम से हमको मिलता है, ठीक है ना। हु यूज डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ द, ये वेजिटेबल नहीं है, ये वेजिटेबल है ना, ये गलत लिखा हुआ है, वेजिटेबल किंगडम एंड लैक्टो ओवा वेजिटेरियंस। तो देखो कितनी कैटेगरीज हो गई। पहली कैटेगरी वेजन्स, प्योर वेजिटेरियन। दूसरी कैटेगरी लैक्टो वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन होने के साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी लैक्टो ओवा वेजिटेरियन, ये कौन सी कैटेगरी है, मिल्क प्रोडक्ट के साथ साथ ओवा इज रिलेटेड टू एग्स, ठीक है ना। कई लोगों से पूछते हैं ना, बेटा तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, कहता है कि ना मैं आधा वेजिटेरियन हूं आधा नॉन वेजिटेरियन हूं, मतलब मैं फ्लैश नहीं खाता लेकिन मैं अंडे खाता हूं, तो वो हो गया ओवा वेजिटेरियन। क्या हो गया वो, ओवा वेजिटेरियन, समझ गए। तो ये तीन कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई, प्योर वेजिटेरियन वेजन्स, दूसरी लैक्टो, तीसरी ओवा। चले आगे, देखो लास्ट कैटेगरी इंक्लूड्स एग्स इन एडिशन टू डेयरी प्रोडक्ट्स। लैक्टो तो है ही सही, डेयरी प्रोडक्ट्स तो है ही सही, साथ में ओवा आ गया यानी एग्स भी आ गया। चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। The Western science of food considers food as something to sustain only the human body, whereas the Indian science considers the food as something which sustains not only the body but also maintains the purity of heart, mind and the soul. ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए, आएगा ही आएगा। इसने सीधा सीधा डिफरेंस कर दिया, सीधे सीधे इसने क्या कर दिया, वेस्टर्न संस्कृति और इंडियन संस्कृति में डिफरेंस पैदा कर दिया। ये क्या कहता है, वेस्टर्न साइंस जो है, जो पश्चिमी देश हैं लाइक यूरोप वगैरह, वहां की जो साइंस है, उनके नजर में खाना केवल एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बॉडी को सस्टेन करने के काम, यानी ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो चीज चाहिए वो खाना है उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से इंडियन कल्चर में जो खाना है वो नॉट ओनली सस्टेन द बॉडी, वो बॉडी को तो सस्टेन करेगा ही करेगा, उसको तो एनर्जी देगा ही देगा, साथ में हमारे हार्ट, माइंड एंड हमारी आत्मा को भी प्योरिटी देगा। यानी कि वो लोग क्या मानते हैं कि कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, खा सकते हो आप सब कुछ, बस बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए, बॉडी को जिससे ज्यादा फायदा वो काम करो। इंडियन क्या मानते हैं कि नहीं, बॉडी को एनर्जी देने के लिए खाना नहीं है, हमारे आत्मा की शुद्धि भी जरूरी है, हमारी बॉडी एंड माइंड एंड सोल की शुद्धि भी जरूरी है। तो हम बॉडी के साथ साथ वो चीज भी कंसीडर करेंगे। लाइट आई नहीं, पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कुछ कटौती थी क्या आज लाइट की, पेपर में आई थी, 2-3 घंटे तो हो गए, न्यूज़पेपर में कहीं से कुछ पता चला। चलो जितना कर पाते हैं, फिर नहीं तो ओरली करेंगे और क्या होगा। हाँ जी, तो क्या हुआ, वेस्टर्न साइंस ऑफ फूड समझ में आ गया ना। तो वेस्टर्न साइंस क्या मानता है, केवल बॉडी के लिए है खाना। इंडियन साइंस क्या मानता है, बॉडी के लिए भी है, हार्ट के लिए भी है। हार्ट मतलब वो
असली वाला हार्ट नहीं, हार्ट मतलब यानी मन, मन को भी हार्ट बोलते हैं ना, इंसानी मन को भी अपन हार्ट से ही संबोधित, यानी केवल फिजिकली नहीं, आपको मानसिक रूप से या आपको आत्मिक रूप से भी खाना वैसा ही खाना चाहिए, जैसा आप खाना खाओगे वैसे ही उतनी शुद्ध आपकी आत्मा और मन भी बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Thus, an item of food which is injurious to the mind is not considered to be fit for consumption. भारतीय मानते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क या मन के लिए सही नहीं है, उसको हमारी बॉडी के लिए भी सही नहीं माना गया है, ऐसा इंडियंस मानते हैं। इवन इफ इट इज अदरवाइज बेनिफिशियल टू द बॉडी, चाहे से वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्यों ना हो, पर अगर वो मन के लिए नहीं है तो फिर कंजम्पशन के लिए फिट नहीं माना जाएगा। क्यों हंस रहा है? और सेटिस्फाइज द टेस्ट। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई आइटम बहुत अच्छा टेस्टी है तो भी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे वो मन से फिट होना चाहिए, ऐसा इंडियन मानते हैं। ओके, इंडियन फूड साइंस डज नॉट गिव, सो आगे बढ़ते हैं, सो मच इंपॉर्टेंस टू प्रोटीन। अच्छा जी, भारतीय जो संस्कृति है, मतलब भारतीय जो साइंस है, वो प्रोटीन को ज्यादा महत्व नहीं देती। प्रोटीन मतलब प्रोटीन से रिलेटेड एनर्जी, भाई बॉडी को केवल एनर्जी मिले, प्रोटीन मिले, इससे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस वो नहीं देती। इवन टू द बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती कि बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए, बट लेकिन वो किसको इंपॉर्टेंस देती है? टू फूड दैट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड इट्स विरिलिटी। विरिलिटी मतलब, विरिलिटी मतलब होता है, वैसे तो देखो विरिलिटी का मतलब वैसे एक्चुअल मीनिंग होता है पुरुष शक्ति, लेकिन यहाँ पे विरिलिटी का मतलब यह है कि हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस। तो भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि फूड ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ाए और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए, दैट्स इट। उसके अलावा हमको प्रोटीन करना है या मसल पावर बनानी है, ऐसी भारतीय संस्कृति तो नहीं करती। वो एक अलग बात है कि आजकल भारतीय भी उनको कॉपी करने लग गए और मसल पावर बढ़ाने पे फोकस करने लग गए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये जो एक्सट्रैक्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जैसे भारतीय संस्कृति चल रही है उस पर बेस्ड है। चले नेक्स्ट। ओके, लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ। एक्सटेंसिव स्टडीज बाय ग्रुप ऑफ बॉम्बे डॉक्टर्स, ग्रुप ऑफ बॉम्बे डॉक्टर्स की एक एक्सटेंसिव स्टडीज है, उन्होंने ये कंफर्म किया है क्या कि जो शाकाहार है, वेजिटेरियनिज्म है, ऑफर्स, वो हमको ऑफर करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोनरी डिसीजेस। कोरोनरी डिसीजेस, कोरोनरी डिसीजेस कौन सी होती हैं? बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बताएंगे, बताओ। अच्छा, आप नहीं हो, आपके साइंस में बायोलॉजी ओमिटेड है सर? अच्छा, आई नहीं, आपके साइंस में बायोलॉजिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, ओमिटेड है इस बार? अच्छा, तो अच्छा कोरोनरी डिसीज नहीं है ऐसे कह रहे, ठीक है। तो ठीक है, आज पता करो कोरोनरी डिसीज क्या होती है। ठीक है, इंटेस्टिनल डिसीजेस से रिलेटेड है, जो आंत संबंधी डिसीजेज होती है ना। तो ये क्या कह रहा है? एक्सटेंसिव स्टडीज भाई, वेजिटेरियनिज्म जो है हमारी कोरोनरी डिसीज को रोक, क्या ना कोरोना से रिलेटेड नहीं। इट प्रिवेंट्स एंड हेल्प्स मैनेजमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेज, वही आ गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस की समस्याओं को दूर करेगा ये, ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन रहेंगे तो, है ना। एंड इज सुटेबल फॉर ऑल नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स। जो डायबिटिक्स होते हैं, शुगर पेशेंट्स होते हैं, चाहे से वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो चाहे से ना हो, कई डायबिटीज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको इंसुलिन डेली चाहिए, इंसुलिन जो जिससे डायबिटीज से प्रोटेक्शन होती है ना। तो और कई होते हैं जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनको डेली नहीं चाहिए बट फिर भी वो डायबिटिक माने जाते हैं। तो दोनों तरीके के जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको वेजिटेरियनिज्म जो है प्रमोट करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना, क्लियर है? चलो, द हिंदुस्तान टाइम्स से ये एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। ओके, चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस। तो अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। तो टोटल है हमारे पास 9, जिसमें से 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई से भी। 9 कर दिए, अगर जिसने 9 कर दिए तो शुरू के 8 ही चेक होंगे, 9वां चेक नहीं होगा, मतलब सीक्वेंस में जो आखिरी किया है वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, फिर चाहे से वो सही होगा तो भी इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, शुरू के 8 ही वैल्यू, जो आपने पहले 8 किए उसी को इवेल्युएट करेगा एग्जामिनर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द व्यूज ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड इंडियन साइंस ऑन फूड। अब देखो, आपने अलग अलग इसके आंसर्स लिखे होंगे, इसके मोस्ट प्रोबेबली आंसर मैंने टाइप करके डाले हुए हैं, तो एक बार अपन उसको पढ़ते हैं, फिर आप अपने अपने आंसर्स को डिस्कस कर सकते हो। पहले तो मुझे बताओ, वेस्टर्न साइंस और इंडियन साइंस में व्हाट आर द व्यूज क्या थे फूड के, बताओ। वेस्टर्न साइंस क्या मानती थी और इंडियन साइंस क्या मानती थी? कैजुअली बताओ जल्दी से। हम्म, वेस्टर्न साइंस तो क्या मानती है? केवल बॉडी की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, प्रोटीन प्रोटीन बनाने से, मसल वगैरह बनाने से रिलेटेड है।
और इंडियन साइंस क्या मानती है? यस, हमारी मन बुद्धि वचन सबसे वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा इंडियंस मानते हैं। ओके, हाँ, क्या फोर्थ पैरा में लिखा हुआ है ऐसा? एक मिनट रुको, मैं इसका, हाँ ठीक है, फोर्थ पैरा से आप, मैं जो इसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के कॉपी पेस्ट करके मैंने आंसर लिखा हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। हाँ बोलेगा वो तो बंद होने वाला है ऐसे मान। हाँ देखो पढ़ो, इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर देखो जो एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है फोर्थ पैराग्राफ। द वेस्टर्न साइंस ऑफ फूड कंसीडर्स फूड एज समथिंग टू सस्टेन ओनली द ह्यूमन बॉडी, यही तो डिफरेंस बताया उसने। Whereas the Indian science considers food as something which sustains not only the body but also maintains purity of heart, mind and soul. ठीक है, डन, पूरा एग्जैक्ट। हाँ ठीक है, अब एक आध वर्ड के तो क्या कट हो गया है ना, ठीक है दे दो, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए भी नहीं बोला उन्होंने, अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। पढ़े सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो ना, उसमें वेटेज क्या दे रखा है आपके सामने, पेपर है ना, 1 मार्क्स इंटू 8 यानी 1 नंबर का हो गया, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड, गिव बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म के कुछ बेनिफिट्स बताइए फटाफट से। तो देखो, पहला बेनिफिट है जो हमको पैसेज में लिखा हुआ है वही बताना होता है, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो वेजिटेरियनिज्म से देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोनरी डिसीज होता है, इट प्रिवेंट्स एंड हेल्प्स मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस होता है, और सुटेबल फॉर ऑल नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन आखिरी में पढ़ा था हमने, तो ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड वन। हाँ, अब इसने क्या लिखा है बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार अपन आंसर्स पढ़ ले सारे। क्या लिखा है इसने? एनिमल किंगडम से वेजिटेरियनिज्म प्रमोट होगा। देखो ये वेजिटेरियनिज्म का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, हमको क्या बेनिफिट है ह्यूमन बॉडी को। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी तो आप लिख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी थोड़ा ना होती है वेजिटेरियनिज्म से, तो उल्टा उल्टा है, नॉन वेजिटेरियनिज्म से स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी बढ़ती है ना, वेजिटेरियनिज्म से क्या कहा उसने, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी उल्टा कम बढ़ती है। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेरियन इज फाउंड यूजुअली इन इंडिया, इंडिया में कौन से वेजिटेरियन पाए गए थे? लैक्टो वेजिटेरियन। तो इसका तो बड़ा सरल आंसर है, इन इंडियन ए वेजिटेरियन इज यूजुअली ए लैक्टो वेजिटेरियन। वेरी इजी, आप सिंपली वन वर्ड आंसर भी दे सकते हो, लैक्टो वेजिटेरियन। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ है वेजिटेरियनिज्म हैज नॉट स्प्रेड एज डिजायर्ड बिकॉज, सॉरी मैं आंसर ही पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ो, 1 सेकेंड। हाँ, वाई वेजिटेरियनिज्म हैज नॉट स्प्रेड एज डिजायर्ड, वेजिटेरियनिज्म इतना तरीके से बढ़ क्यों नहीं पाया, पहले ही पैराग्राफ में इसका आंसर था, इस कारण से वो नहीं बढ़ पाया। क्या? vegetarian has not spread because of an inward looking habit and is best cultivated in the mind, पहली पैराग्राफ का शायद लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, पहले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है क्या, ठीक है। फिफ्थ वन, लैक्टो वेजिटेरियन क्या होता है, हु आर लैक्टो वेजिटेरियन, जो कि वेजिटेरियन होने के साथ साथ एनिमल किंगडम से क्या लेंगे, डेली प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है। लैक्टो वेजिटेरियन आर दोस हु यूज डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ द वेजिटेबल किंगडम, ठीक है ना। आर दोस वेजिटेरियंस भी लिख सकते हो, वो ऐसे वेजिटेरियंस तो होते हैं, सबसे पहली उनकी डेफिनेशन तो यही कि वेजिटेरियंस होते हैं, वैसे वेजिटेरियंस होते हैं जो कि वेजिटेबल किंगडम, ठीक है। सिक्स्थ वन, वेजिटेरियनिज्म इज ए हैबिट, सॉरी क्वेश्चन आंसर पढ़ने लग गया मैं। सिक्स्थ वन इज वेजिटेरियन, अब देखो ऐसी सेंटेंस जो है, ऐसे कैसे सेंटेंस वो पैराग्राफ से उठाएगा और उसके आगे की आप क्या कहेंगे इसके बारे में ऐसे पूछेगा, है ना। वेजिटेरियनिज्म इज ए हैबिट विच इज इन माइंड ओनली, वेजिटेरियन ऐसी हैबिट है जो केवल माइंड में होती है, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या लिखा आपने बताओ, पैराग्राफ देखो कहां लिखा हुआ है ये, दिस मीन्स दैट इट इज कल्टिवेटेड, जो माइंड में होता है, देखो जो माइंड में होता है, अब ये ग्रामेटिकल पोर्शन से भी रिलेट किया जा सकता है, समथिंग विच इज इन माइंड इज नॉन एज कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड का मतलब होता है जो हमारे दिमाग में रहता है, ठीक है, क्लियर है, दिस मीन्स दैट इट इज कल्टिवेटेड, ठीक है। सेवंथ आंसर देखो, सेवंथ क्वेश्चन देखो पहले,
टू व्हाट डज इंडियन फूड साइंस गिव इंपॉर्टेंस? तो इंडियन फूड साइंस किसको इंपॉर्टेंस देती है? तो रखा रखा है, बताओ कौन से पैराग्राफ में, बोलो। इंडियन फूड साइंस गिव्स इंपॉर्टेंस टू फूड that increases the strength of the body and its virility. ये भी लास्ट सेंटेंस था उसका, फोर्थ पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस। साथ के साथ प्रोटीन भी लिख दिया। प्रोटीन देखो, इंडियन फूड साइंस प्रोटीन को का तो विरोध करता है उल्टा। तो पूरा पैराग्राफ तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। प्रोटीन का तो वो विरोध करता है कि केवल प्रोटीन ही प्रोटीन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वेस्टर्न साइंस फोकस करता है प्रोटीन पे, ठीक है। तो ये तो उल्टा हो गया मामला। देखो, हम हमारे मन से लिख सकते हैं एक दो एक्स्ट्रा बातें, लेकिन जो बिल्कुल उसमें उल्टी गई है उसकी उल्टी बात नहीं लिख सकते हम। तो ये तो प्रोटीन, इस जगह अगर उसने प्रोटीन का जिक्र नहीं किया होता, हम हमारे एडिशन जोड़ देते कि इससे प्रोटीन भी मिलता है, तब तक तो सही था। लेकिन उसने तो साफ साफ विरोध किया है, अब हम नहीं लिख सकते। उसने जिक्र कर दिया, अब हम नहीं लिख सकते। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? एक्स्ट्रा बात हम वही लिख सकते हैं जिसका साफ साफ वहां पे जिक्र ना हो, हम एक्स्ट्रा में कुछ जोड़ना चाहें तो। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने? 7th किया। व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डू वेजिटेरियन हैव? वेजिटेरियंस की कैसी लाइफस्टाइल होती है? नेचुरल, मल्टीफेसेटेटेड, हेल्प सेल्फ प्रिजर्वेशन इन द हेल्दी वे। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ था कि नेचुरल तरीके से वो जिंदगी जीते हैं, और मल्टीफेसेटेटेड, बहुमुखी लोग होते हैं वो, है ना, वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ऐसे कह सकते हैं अपन। हेल्प सेल्फ प्रिजर्वेशन और हेल्दी में खुद का वो संरक्षण करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं हेल्दी तरीके से। ये भी पैराग्राफ के अंदर की लाइन है। लास्ट